आप सभी का इस वीडियो क्लासेस में फिर से स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं 10th इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है मुद्रा यानी मनी, बचत, सेविंग, साख यानी क्रेडिट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं जो चैप्टर जो दिया है वो किस बारे में दिया। मुद्रा यानी मनी के बारे, पैसा, इसके बारे में समझते ही ठीक। और अगला है उसमें बचत यानी सेविंग। तो इसका अर्थ होता है जो भी मुझे आय प्राप्त होती है उस आय का जो हिस्सा क्या करते हैं, सेव करके रख लेते हैं, आगे के उपयोग कर ले, वही क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। ठीक। और अगला है साख यानी इस चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे, साख क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। तो साख और क्रेडिट के बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर में अध्ययन करेंगे आगे। तो इसी मुद्रा, बचत एवं सेविंग के बारे में चैप्टर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, कह रहे आज के युग में यानी वर्तमान समय में मुद्रा की भूमिका काफ़ी है। तो हर एक चीज़ में किसकी आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता है। बिना मुद्रा के हमारी कोई भी आवश्यकता पूर्ति हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो वही कह रहा है मुद्रा की भूमिका काफ़ी क्या हो गया, बढ़ गई है वर्तमान युग में। आज का समस्त आर्थिक ढांचा यानी संपूर्ण आर्थिक ढांचा, आर्थिक क्रियाकलाप में मुद्रा की आवश्यकता है। यानी मुद्रा पर ही क्या है, निर्भर है। मुद्रा को हटा देने पर संभवतः आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। मुद्रा के बिना अर्थव्यवस्था का संचालन क्या है, संभव ही नहीं है। वही करा लड़खड़ा जाएगी। वर्तमान युग में उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उपभोग यानी कंज्यूम, विनिमय यानी व्यापार, वितरण इत्यादि से संबंधित क्रियाएं मुद्रा द्वारा ही क्या होती है, प्रभावित होती है। अगर मुद्रा नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव है, नहीं संभव है। अगर मुद्रा यानी मनी नहीं होगा तो किसी चीज़ का उपभोग हम कर सकते, नहीं कर सकते। अगर मुद्रा नहीं होगा तो किसी भी चीज़ का विनिमय यानी व्यापार कर सकते, नहीं कर सकते। और वितरण यानी सब पर निर्भर किस, डिस्ट्रीब्यूशन यानी सब निर्भर किस पे है, मुद्रा पे। मुद्रा के बिना इनमें से किसी भी कार्य की कल्पना क्या कर सकती, नहीं की जा सकती। ठीक। अब कर रहा है इस तरह मुद्रा हमारे जीवन का एक क्या है, आवश्यक अंग है। ठीक। अच्छी तरह से हम लोग उसको समझते हैं। मुद्रा के बिना हमारे जीवन में क्या है, चल ही नहीं सकता। ठीक है। आधुनिक समाज को मुद्रा से अनेक लाभ प्राप्त है। ठीक। यानी अभी वर्तमान युग में मुद्रा से सारी सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो मुद्रा से सब कुछ लाभ है और इस कारण मुद्रा की उपयोगिता क्या है, बहुत अधिक है। ठीक। अब कह रहा है मार्शल ने ठीक ही कहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। तो मार्शल महोदय कह रहे हैं कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा निम्न में से किनका कथन है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है, तो क्या देखेंगे, मार्शल। ठीक। अब एक और वैज्ञानिक ये अर्थशास्त्री है, टेस्टकॉट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह है। अगर हृदय को हम क्या मान ले, केंद्र मानते हैं बॉडी का, तो वही कह रहा है जो मुद्रा है अर्थव्यवस्था का भले ही केंद्र नहीं है लेकिन क्या है, रक्त है। तो बॉडी में हृदय के बाद किसका स्थान आता है, रक्त का ही स्थान आता है। तो वही कह रहा है ये अर्थव्यवस्था में केंद्र के अलावा दूसरा कोई उपयोगिता है तो किसकी उपयोगिता है, मुद्रा की उपयोगिता है। तो कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है इफ़ मनी इज नॉट हार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी सिस्टम, यानी अर्थव्यवस्था के यानी अर्थतंत्र का मनी जो है अगर हार्ट नहीं है तो इट कैन सर्टेनली बी कंसिडर इट्स ब्लड सिस्टम। अगर कह रहा है मुद्रा अर्थव्यवस्था का हार्ट नहीं है तो ये ब्लड सिस्टम जरूर है। ठीक। और इसके बारे में हार्ट और ब्लड सिस्टम के बारे में हम लोग बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है अर्थव्यवस्था का मुद्रा अगर केंद्र नहीं है तो ब्लड सिस्टम जरूर है। इस तरह मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। यानी अर्थव्यवस्था से मुद्रा निकाल दिया जाए तो क्या अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, लचर हो जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था क्या विकास ही नहीं हो सकता। तो वही कह रहा है जीवन शक्ति है। आधुनिक युग में बचत, वर्तमान समय में बचत यानी सेविंग यानी जो हम आय प्राप्त करते हैं उस आय का जो भाग बचा के रख लेते हैं वही क्या कहलाता है, बचत और सेविंग कहलाता है। एवं साख की महत्वपूर्ण स्थान है, यानी क्रेडिट का महत्वपूर्ण स्थान है, ये महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं
मुद्रा का इतिहास, यानी हम लोग वर्तमान समय में जो मुद्रा यूज कर रहे हैं वो मुद्रा का विकास अचानक से हो गया या धीरे धीरे भी हुआ, उसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। मुद्रा का इस इतिहास, यानी वर्तमान समय में जो मुद्रा यूज कर रहे हैं वो मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग मुद्रा का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मुद्रा का इतिहास। मुद्रा का इतिहास यानी मुद्रा का जो वर्तमान स्वरूप है उसका विकास किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले यह हम लोग समझते हैं मुद्रा कहते हैं किसे। तो मुद्रा वो है जो मुद्रा की क्या करता है, कार्य करता है। इसका परिभाषा ही है, मुद्रा वो है जो मुद्रा की क्या करता है, कार्य करता है। और मुद्रा का कार्य क्या है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बिना मुद्रा के हमारी आवश्यकता क्या हो सकती है, पूर्ति नहीं होती है। तो ही कहते हैं मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करता है। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे मुद्रा का कार्य में इस परिभाषा को। अब आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में मुद्रा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देख रहा आर्थिक यानी वस्तु क्या कहता है, आर्थिक यानी मतलब कि पैसे के लेन देन, यानी किसी भी व्यापार को स्थापित करने से पहले क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो ही कह रहा है मॉनेटरी यानी पैसे के लेन देन में अर्थव्यवस्था, यानी पैसे के लेन देन वाली अर्थव्यवस्था में मुद्रा की काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब दूसरा करा व्यवसायिक यानी व्यापार के क्षेत्र में भी मुद्रा का बहुत बड़ा स्थान है। यानी आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में, व्यावसायिक मतलब क्या होता है, व्यापार, तो दोनों के क्षेत्र में मुद्रा के क्या है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक, अब करा यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यानी वर्तमान का जो अर्थव्यवस्था है वो बिना मनी के चल नहीं सकता। सच पूछा जाए तो मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता का विकास का इतिहास है। इसको समझिए, कह रहा है जैसे से मानव सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे ही उसी प्रकार से धीरे धीरे मुद्रा का भी विकास हो रहा है। मानव सभ्यता का विकास और मुद्रा का विकास एक साथ दोनों चल रहा है। और कैसे चल रहा है जस्ट अभी आगे हम देखेंगे। सभ्यता के आरंभिक अवस्था में, यानी जब मनुष्य का सभ्यता आरंभिक अवस्था में था, विकास के शैशवावस्था में था, तब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। यानी उसकी आवश्यकता क्या थी, बहुत कम थी। तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप के उत्पादन से कर लिया करता था। जब उसकी आवश्यकता सीमित थी तो वो अपना जो उत्पादन करता था उसी से उसका क्या चलता था, काम चल जाता था। लेकिन लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी। अब उसके बाद आगे चल के लोगों यानी व्यक्ति की संख्या भी बढ़ने लगा और उनकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि होने लगी। उसके बाद अब स्वयं के उत्पादन से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होने में कठिनाई महसूस होने लगा। यानी जो व्यक्ति अपना उत्पादन प्राप्त करता था, अपना उत्पादन करता था, उससे उसकी आवश्यकता क्या होने लगी, अब पूर्ति नहीं होने लगी। ठीक, अब वे आसपास में एक दूसरे के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं यानी चीज़ों के आदान प्रदान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। यानी स्वयं के उत्पादन से उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती थी तो अगल बगल में कुछ वस्तु देते थे, कुछ वस्तु ले लेते थे। इस प्रकार सभी लोग आपस में मिलजुल कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। ठीक, अब आगे अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज यानी वर्तमान समय में दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता है। देखिए, कह रहा है वर्तमान युग में अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी और पर निर्भर होता है। कैसे, जस्ट अभी देखते हैं। आज प्रायः प्रत्येक मनुष्य किसी एक कार्य में ही अपना समय लगाता है। अगर मान लेते हैं कोई शिक्षक है तो वह अपना पूरा के पूरा समय और जीवन का अधिकांश भाग किसके, शिक्षा के क्षेत्र में लगा देता है। तो क्या उस व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में जो अपना समय लगा रहा है तो उसकी अन्य आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है, तो वही अन्य जितनी भी आवश्यकता हैं उस सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस पे निर्भर है, किसी और पे निर्भर है। उसी प्रकार मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, पेशेंट की देखभाल कर रहा है, मरीजों को ठीक कर रहा है। तो मरीजों को ठीक कर रहा है, पेशेंट की देखभाल कर रहा है, तो उसकी अन्य जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस पे निर्भर है, किसी और पे निर्भर है। ठीक, वही कह रहा है जो वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए किस पे निर्भर रहता है, किसी और पे निर्भर रहता है। इससे जो आय प्राप्त होती है, यानी जो व्यक्ति कोई शिक्षक है या कोई डॉक्टर है उससे जो उसकी आय प्राप्त होती है उससे अन्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है कोई व्यक्ति।
ठीक। अतः आज विनिमय का महत्व काफ़ी बढ़ गया है, यानी व्यापार का महत्व काफ़ी बढ़, विनिमय मतलब क्या होता है व्यापार, यानी वर्तमान समय में व्यापार का महत्व क्या हो गया, काफ़ी बढ़ गया। ठीक, तो ये कह रहा है विनिमय के स्वरूप, फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के दो रूप है। ठीक, फर्स्ट वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, सेकेंड है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम। तो इन सभी का हम धीरे धीरे विकास पढ़ेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का धीरे धीरे विकसित स्वरूप ही है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, जिससे हम इसमें देखेंगे कैसे कैसे मुद्रा का विकास हो। ठीक, तो हम लोग ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ये भी जो वीडियो था बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे वाला वीडियो इससे भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।